हेमंत शर्मा। आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका राजनीतिक दल। ठीक है। ये आपका सिविक्स वाला पार्ट है। तो और जो इतिहास का यानी जो हिस्ट्री वाला पार्ट था हिंदी मीडियम का, वो मैं ऑलरेडी कवर करवा चुकी हूँ। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग देखो। एक प्लेलिस्ट बनी हुई है अलग से हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, तो आप वहां से देख सकते हो बच्चों। स्पेशली मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आपके जो वीडियोस आप देखते हो 3-3, 4-4 घंटे वाले वीडियोस, उनको मैं 35 से 40-45 मिनट लास्ट में आपको कवर करा दूँ। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि 1 घंटे से कम टाइम में ही आपका पूरा चैप्टर, क्योंकि एक क्विक रिवीजन एग्जाम टाइम के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उस टाइम हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम 3-4 घंटे का वीडियो देख पाएँ। ठीक है, तो आप वो सारे वीडियोस देख लेना, अपने एग्जाम टाइम में आपको बहुत हेल्प करेगा। दूसरी चीज़ ये, हिस्ट्री पूरी कवर हो चुकी है, आज से स्टार्ट कर रहे हैं राजनीतिक दल वाला चैप्टर। ये आपकी एनसीईआरटी की बुक से 6 चैप्टर है। अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब हिस्ट्री और जो भी सिविक्स वगैरह जो भी आपके चैप्टर्स हैं, ये थोड़ी ना कभी बदलने वाले हैं, तो आप कोई सी भी बुक खोल लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। मेरी एक रिक्वेस्ट और है आप लोगों से, वो ये कि जब भी आप लोग प्लीज़ पढ़ा करो तो कॉपी पेन साथ में लेकर बैठा करो, ताकि कुछ ऐसी अगर मैं चीज़ बताती हूँ, क्योंकि बच्चों देखो बुक में तो फिर सब कुछ ही अगर आपको बुक से पढ़ना है, ठीक है, फिर मैं आपको क्यों पढ़ा रही हूँ, आपको पढ़ा इसलिए रही हूँ जो जिस चीज़ को पढ़ने में आपको 2-2.5-3 घंटे लगने वाले हैं, मेरी कोशिश रहती है कि उसको आपको 30-40 मिनट में ख़त्म करा दूँ। तो मैं कुछ ऐसा अगर बता रही हूँ तो आप उसको नोट कर जाओ तुरंत तुरंत। ठीक है, ये आपका अध्याय 6 है आपकी बुक के हिसाब से। सबसे पहले हम बात करेंगे इस चैप्टर के मीनिंग के बारे में, है ना। राजनीतिक दल क्या होता है, राजनीतिक दल। अच्छा, मैं एक रिक्वेस्ट और है, बस छोटी सी, आपको एक बार और डिस्टर्ब करूंगी, इसे मैं साइड से कर देती हूँ। वो ये कि बच्चों कुछ चीज़ें ना हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी, आप लोग, क्योंकि डे टू डे की लाइफ में हम कुछ ऐसे इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ करते हैं, आप उनसे समझेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। तो कुछ वर्ड्स अगर मैं इंग्लिश वाले बता रही हूँ तो आप उनको दिमाग में रखिए। ठीक है, दल का मतलब होता है बच्चों ग्रुप। ठीक है, राजनीतिक दल एक ऐसे लोगों का समूह होता है, ऐसे लोगों का समूह या ऐसे लोगों का ग्रुप होता है जो चुनाव लड़कर और सरकार में सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करते हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने, राजनीतिक दल ऐसे लोगों का ग्रुप होता है जो चुनाव लड़ते हैं और सरकार में सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, राजनीतिक दल, या एक ग्रुप होता है ये पूरा बोलते हैं। ठीक है, समाज के हितों को ध्यान में रखकर यह समूह कुछ नीति व कार्यक्रम पर इनके कुछ नीति और कार्यक्रम तय कर किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप सरकार में आ गए हो तो फिर आप अपनी मनमर्जी चलाओगे, ऐसा नहीं होगा। आपको समाज के हित के लिए काम करने पड़ेंगे। उसके बाद समाज में ऐसे बहुत सारे समूह होते हैं जिन्हें जीतने के लिए जनता का समर्थन चाहिए होता है। आप जानते ही हैं, इसमें मैं कुछ नया नहीं बता रही हूँ। आप थोड़ा सा अपनी डेली लाइफ से, अपने मॉम डैड के साथ बैठेंगे, मम्मी पापा के साथ बैठोगे, अपने रिलेटिव्स के साथ, आप हमेशा इस तरीके की बातें होते हुए अपने आसपास देखते हो, है ना। तो बस वही सारी चीज़ें बता रही हूँ कि जब भी कोई पार्टी या जब भी कोई दल इलेक्शन लड़ना चाहता है और जीतना चाहता है, तो उसमें उसको क्या चाहिए, जनता का समर्थन चाहिए। बिल्कुल हमारा समर्थन चाहिए, तभी तो आप देखते हो कि जब इलेक्शन होता है तो लोग वोट मांगने घर पर आते हैं। ठीक है, जनता का समर्थन चाहिए, जिसके लिए वो जनता को आश्वासन देते हैं। आश्वासन का मतलब होता है जो प्रॉमिस करना, जनता को आश्वासन देते हैं। और क्या आश्वासन देते हैं कि जो भी हम आपको प्रॉमिसेस कर रहे हैं, जो भी हम आपको वादे कर रहे हैं, अगर आप हमें जिताएंगे तो हम आपको क्या करेंगे, जो भी हम आपको वादे कर रहे हैं उनको पूरा करेंगे, अगर आप हमें जिताओगे तो। यहाँ तक कोई समझने वाली बात नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज बता रही हूँ। राजनीतिक दल में एक बात याद रखिएगा कि 3 प्रमुख हिस्से होते हैं। कौन कौन से 3 प्रमुख हिस्से होते हैं, देखो। पहला प्रमुख हिस्सा होता है, ये सब कुछ आपकी बुक में भी दिया हुआ है, चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे आपको लिख के बता देती हूँ। हाँ जी, पहला हिस्सा होता है, कौन होता है, नेता। पहला कौन इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, नेता। दूसरा कौन होता है बच्चों, दूसरा होता है सक्रिय सदस्य। सक्रिय सदस्य अभी समझाऊंगी ना तो फटाफट से समझ में आ जाएगा। ये सब कुछ आपने पहले से सुना हुआ है, सिर्फ आपको हिंदी में वर्ड्स चाहिए, क्योंकि डे टू डे की लाइफ में आप इन्हें कुछ और बोलते हो। ठीक है, उसके बाद एक होता है अनुयायी। अनुयायी, ठीक है, क्या है समझना आप इसको। नेता आप जानते हैं, जो कि लीडर होता है, जो कि चुनाव लड़ता है, उसको हम क्या बोलते हैं, नेता।
सक्रिय सदस्य कौन से होते हैं बच्चों? देखो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो सक्रिय रूप से जो उनकी ग्रुप है, जो मतलब उनका दल है, उसके लिए काम करते हैं, ठीक है। कि जब भी रैलियां निकल रही हैं तो वो रैलियों में आपको दिखाई देंगे। अगर मान लीजिए किसी गाड़ी से हमेशा कोई नेता आते हैं तो वो किसी गाड़ी पर होते हैं, है ना। उस गाड़ी पे जो आसपास लोग होते हैं वो उनके सक्रिय सदस्य होते हैं, वो पार्टी में काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो नेता समझ में आ गया, सक्रिय सदस्य। उसके बाद अनुयायी क्या होता है? अनुयायी होता है बच्चे फॉलोअर्स। जैसे मेरे और आप जैसे लोग, मैं किसी पार्टी को पसंद करती हूँ, मुझे उसके लोग अच्छे लगते हैं, मुझे लगता है उनका काम अच्छा है। आप हो सकता है किसी और पार्टी को पसंद करते हो, तो हम लोग अनुयायी हैं उस दल के, उस पार्टी के फॉलोअर्स हैं, हम उन्हें फॉलो करते हैं। ये तीन, यहाँ तक कोई समस्या नहीं, आगे बढ़ते हैं। सॉरी, यहाँ अब आगे बढ़ते हैं। देखो आगे क्या है, उसके बाद में हम पहले इनके काम के बारे में बात कर लेते हैं। वैसे आपकी बुक में जो अगला टॉपिक दिया है वो राजनीतिक दलों की ज़रूरत क्यों होती है वो दिया हुआ है, लेकिन ज़रूरत से पहले मैं आपको एक बार इनका काम बताना चाहूँगी कि ये काम क्या करते हैं, ठीक है। क्या काम करते हैं देखते हैं। यहाँ पे ये देखो, आपको अपनी बुक में मिल जाएगा, ठीक है। क्या काम करते हैं, इनका जो सबसे पहला काम होता है, दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो आपको यहाँ पे नंबर 1 दिख रहा होगा। क्या लिखा है इसके अंदर, मैं आपको समझा देती हूँ। सबसे पहला काम होता है कि राजनीतिक दल द्वारा उम्मीदवार खड़ा करना, है ना, और चुनाव लड़ना। सबसे पहला आप मेन किस चीज के लिए काम कर रहे हो? आप मेन इस चीज के लिए काम कर रहे हो कि जो भी उम्मीदवार है उसको खड़ा करना और साथ में चुनाव लड़ना। इसमें भी आप बच्चों चुनाव कई तरीके से हो सकता है। जैसे अगर हम बात करें यूएसए की, तो यूएसए में क्या होता है, हाँ, अगर हम बात करें यूएसए की, तो वहां पर क्या होता है कि किसी उम्मीदवार को खड़ा कर, यूएसए में किसी उम्मीदवार को खड़ा करने के लिए इसके लिए वोटिंग की जाती है। भारत में बड़े नेता ही उम्मीदवार का चुनाव कर देते हैं। जैसे आप एक चीज देखिए, आपके क्षेत्र में जहां पर भी आप रहते होंगे, कोई एक सदस्य होगा जो जिसको आप सब जानते होंगे और आप कहते होंगे कि इनके यहाँ से अभी, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, प्लीज आप लोग बिल्कुल भी ये मत समझिएगा कि मैं किसी पार्टी को समर्थन कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बता रही हूँ, जैसे मान लीजिए बीजेपी है, ठीक है। अभी क्या है, आपके क्षेत्र में बीजेपी से कोई उम्मीदवार खड़ा हुआ है, ठीक है, तो आपने उनको वोट दिया, लेकिन ये किसने तय किया कि वो उम्मीदवार खड़ा होगा? ये किसने तय किया? ये तय किया पार्टी के जो वरिष्ठ नेता होते हैं ना, पार्टी के जो बड़े नेता होते हैं, वो इस बात को तय करते हैं। जैसे घर में पापा डिसाइड, अगर घर में 3 या 4 बच्चे हैं तो पापा डिसाइड करते हैं कि अच्छा तुम इस काम को कर लेना, तुम इस काम को कर लेना, बेटा तुम ये कर लेना, तुम ये कर लेना, ठीक है। सेम इसी तरीके से वो जो वरिष्ठ नेता होते हैं वो बताते हैं कि तुम इस क्षेत्र से चुनाव लड़ लो, तुम्हारी इस क्षेत्र में पकड़ अच्छी है, ठीक है। लेकिन यूएसए में ऐसा नहीं होता बच्चों। यूएसए में क्या होता है, कौन खड़ा होगा इस चीज के लिए भी इलेक्शन होते हैं, तो ये हो सकता है इस तरीके का। अच्छा, इसके बाद में इनका दूसरा सबसे महत्वपूर्ण काम क्या होता है? दूसरा काम इनका होता है, चुनाव से पहले जो कैंपेन्स होते हैं ना, चुनाव से पहले जो कैंपेन्स होते हैं उनमें देश के मुद्दों पर बात की जाती है। जैसे आजकल आप एक ऐड देख रहे हो कि कांग्रेस का एक ऐड आ रहा है, मैंने अभी कुछ दिन पहले देखा और मुझे जस्ट याद आया तो मैं आपको बताया, मैं लड़की हूं तो लड़ सकती हूं, ठीक है। तो उन्होंने एक मुद्दा उठाया, किस चीज का, जो महिलाओं पे आप देख रहे हैं कि जिस तरीके की चीजें चल रही हैं, जो थोड़े से अत्याचार हो रहे हैं और जो कहते हैं कि महिलाओं को थोड़ा सा पीछे मतलब रखा जा रहा है पुरुष के कंपैरिजन में, तो उस सब चीज़ों के लिए तो इस तरीके का कोई एक मुद्दा कैंपेन के टाइम पर उठाया जाता है। अब देखो समाज में तो बहुत सारी दिक्कतें चल रही हैं, आप सारे मुद्दे तो नहीं उठा सकते, है ना, आप सारे मुद्दों पर काम नहीं कर सकते, इसलिए आप उनमें से कोई एक मुद्दा उठा लेते हो और उन पर सुधार की बात करते हो। आप जनता को बताते हो कि अगर आप हमें जिताओगे तो हम क्या करेंगे, इन वाली नीतियों पर काम करेंगे, इन पॉलिसीज पर काम करेंगे और आप इसमें हमारा साथ दो और हमें जिताओ, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद में इनका जो तीसरा काम होता है, 2 काम समझ में आ गए होंगे। काम इनका जो थर्ड वाला होता है, थर्ड वाले काम में क्या होता है बच्चों कि कंट्रीज के जो भी लॉ और ऑर्डर होता है, आपके देश का जो भी कानून होता है उनको बनाया जाता है। जैसे कौन बनाता है, लोकसभा राज्यसभा बनाती है, लोकसभा और राज्यसभा के जितने सदस्य होते हैं वो इन कानूनों को बनाते हैं। तो पहला काम क्या हो गया,
हमने क्या बात की, जो पहला काम हो गया वो क्या हो गया, उम्मीदवार को खड़ा करना और चुनाव लड़ना। दूसरा काम क्या, मतलब अगर आप जीत जाते हो तो उसके बाद क्या है कि आप कैंपेन करते हो, मतलब जनता के पास जाते हो और कोई एक मुद्दा उठाकर उस पर बात करते हो। तीसरा क्या होता है, अगर आप जीत जाते हो तो आप मतलब जो आपके देश के कानून होते हैं उनको बनाते हो और साथ में उन पर अमल करते हो। और वो कानून कौन बनाता है, जो लोकसभा राज्यसभा के सदस्य होते हैं वो बनाते हैं। अब हम बात करते हैं चौथे काम पर। फोर्थ नंबर पे इनका काम क्या आता है, राजनीतिक दल के ऐसे सदस्य जो पार्लियामेंट में जाकर कैसे आप, मतलब देखो क्या होता है कि जब आप जीत जाते हो उसके बाद आपको पार्लियामेंट पे बहुत सारे इस तरीके के मुद्दे रखे जाते हैं। क्योंकि मान लीजिए कि देश में 5 पार्टीज हैं, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, 5 पार्टियां, पांचों तो नहीं जीत सकती, जीतेगा कौन, कोई एक। तो क्या बाकी सारी पार्टीज अब हाथ धर के बैठे रहेंगे, नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। वो हाथ ऐसे करके नहीं बैठेंगे, वो क्या करेंगे, जब पार्लियामेंट में बात हो रही होगी तब वो उनकी आलोचना करेंगे या फिर मतलब बोलेंगे कि आपने तो ये काम किया ही नहीं, आपने बोला था हम ऐसा करेंगे, आपने ये सारा काम नहीं किया। तो ये सारी चीजें चलती हैं। अब आप एक बात बताओ, जो जीता है तो वो पार्लियामेंट में जाएगा। अब वो तो पहली बार जीता है, उसको तो नहीं पता कि पार्लियामेंट में बात कैसे करनी है, पार्लियामेंट पे मतलब कौन कौन से मुद्दे उठाने हैं, ये सब उनको कौन सिखाता है, ये सब सिखाता है जो पार्टी के एक्सपीरियंस्ड या फिर जो वरिष्ठ नेता होते हैं वो उनको ये सारी ट्रेनिंग देते हैं। ठीक है, चौथा काम आपको समझना है। चौथा काम क्या है, राजनीतिक दल के ऐसे सदस्य जो पार्लियामेंट में जाकर कैसे आपको बात करनी है, कौन से मुद्दे आपको रखने हैं, जो पार्टी की इच्छा अनुसार सरकार चला सके। ठीक है, पार्टी के सभी लोग जिस बात पर सहमत होते हैं कि हाँ भाई इनको पार्लियामेंट में खड़ा करते हैं और ये वहां पर हमारे मुद्दों को अच्छे तरीके से रखेंगे, उसका जो पुराना एक्सपीरियंस्ड नेता होता है वो उनको ट्रेंड करते हैं। ठीक है, चलो 4 काम समझ में आ गए। आगे बढ़ते हैं इनके 5वें काम पर। 5वां काम क्या होता है, देखो 5वां काम होता है, हारी हुई पार्टी का एक अहम रोल होता है। जो पार्टी हार गई उसका एक अहम रोल होता है, उसको हम शासक दल बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, हारी हुई पार्टी को शासक दल बोला जाता है हिंदी में। हारी हुई पार्टी का अहम भूमिका होती है, इंग्लिश में उसे अपोजिशन पार्टी बोलते हैं, आपने घर में बात करते हुए सुना होगा। एक होती है अपोजिशन पार्टी, एक होती है बच्चों रूलिंग पार्टी। रूलिंग पार्टी कौन सी होती है, जो जीत जाती है, और अपोजिशन पार्टी कौन सी होती है, जो विपक्ष में खड़ी होती है, जो जीतती नहीं है लेकिन उसका अहम रोल होता है। क्या रोल होता है कि जीती हुई पार्टी अपने अधिकारों का गलत प्रयोग न करे, इसके लिए वो उन्हें हमेशा डंक मारते रहता है, मतलब हमेशा उनको बताते रहते हैं कि आपने तो ऐसा बोला था, आपने नहीं किया, आपको ये काम नहीं करना चाहिए था, आपने ये चीज गलत की है। तो ये सारी चीजें क्या करती है, अपोजिशन पार्टी रूलिंग पार्टीज को बताती रहती है। 5वां काम समझ में आ गया। काम 6वें की बात करते हैं। 6वां काम क्या होता है, देखो जनता तक छोटे छोटे मुद्दों को मीडिया के माध्यम से पहुंचाना एक बहुत बड़ा रोल होता है। देखिए होता क्या है कि जनता को, आपको कैसे पता चल रहा है सारी चीजों के बारे में, आपके देश में क्या चल रहा है आपको कैसे पता चल रहा है, आपको ये सारी चीजें मीडिया के माध्यम से पता चल रही है। चाहे वो न्यूज़पेपर हो, चाहे वो आपका सुनने वाला रेडियो हो, चाहे वो टीवी के माध्यम से आपको पता चल रहा हो, चाहे वो आप मतलब जो भी आप वीडियोस देखते हैं, मतलब जो इन शॉर्ट्स वगैरह पे छोटे छोटे वीडियोस आते हैं या इस तरीके के जो भी जर्नल्स वगैरह होते हैं, वहां से आपको पता चलता है। लेकिन वो बातें आपको मीडिया के माध्यम से तो पता चल रही हैं, लेकिन मीडिया वहां पे भी तो कोई बोल रहा है ना, कोई नेता बैठ के बोल रहे हैं ना वहां पे, तभी तो आपको बातें पता चल रही है। तो जनता तक छोटे छोटे मुद्दों को मीडिया के माध्यम से पहुंचाना और उस पर बात करके जनता का भी ओपिनियन लेना, ओपिनियन लेने के साथ जनता को अपने फेवर में करना। जैसे मैं एक उदाहरण के साथ जल्दी समझा देती हूँ। मुझे देखो होता क्या है कि बात की साथ में हम क्या चाहते हैं, हर पार्टी ये चाहती है कि जनता हमारे फेवर में बात करे। ठीक है, तो मैं कुछ ऐसे, जैसे मैं एक उदाहरण दे रही हूँ आपको, सिर्फ एक एग्जांपल। ठीक है, जैसे अभी इस टाइम बीजेपी आती है। ठीक है, तो जब बीजेपी पार्टी के कोई भी नेता मीडिया में आकर बोलते हैं और साथ में किसी और पार्टीज के भी नेता बैठे होते हैं, वो अपना पक्ष रखते हैं, वो बताते हैं कि हमने ऐसा क्यों किया, ये वाली चीज हुई तो क्यों हुई। वो बताते हैं आप इसकी जगह ये भी तो कर सकते थे, आपने ऐसा क्यों नहीं किया, आपने ये क्यों नहीं किया, आप वो भी कर सकते थे, वैसा क्यों नहीं किया। तो ये सारी चीजें हमें जनता तक पहुंचाना और साथ में
हर पार्टी का ये कोशिश करना कि जनता हमारे फेवर में हो जाए, ये इनका सातवां और अहम काम है। छठवां। इसके बाद में इनका एक आखिरी काम और बच जाता है। कौन सा वाला काम? पार्टी एक जैसे देखिए बच्चों, लड़ने को तो कोई निर्दलीय भी लड़ सकता है। निर्दलीय लड़ना क्या होता है? मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करती, लेकिन अगर आज मेरा मन कर रहा है, हमारे भारतवर्ष का ऐसा लॉ कहता है कि अगर आज मैं चाहती हूँ, मुझ में इतनी ताकत है, बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, अगर मैं वो सब कुछ फुलफिल कर देती हूँ तो मैं अकेली भी लड़ सकती हूँ। लेकिन पार्टी एक पुल का काम करती है, एक ब्रिज का काम करती है सरकार और आम जनता के बीच। क्योंकि आम जनता, अगर आप मतलब जैसे अगर हम अभी आप 10th स्टैंडर्ड में, ठीक है, आप पार्टी में कितने लोगों का नाम जानते हैं? जितने क्या, अगर मान लीजिए अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें, कांग्रेस पार्टी में आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 लोगों का नाम जानते होंगे शायद, वो भी मुझे नहीं पता, ठीक है। तो क्या पार्टी में सिर्फ इतने ही लोग हैं? नहीं ना, पार्टी में बहुत सारे लोग हैं। तो जो पार्टी होती है ना बच्चों, पार्टी के जो चेहरे होते हैं जिनको हम जानते हैं, ठीक है, जनता और सरकार के बीच में एक पुल बनाने का काम पार्टी करती है। जनता की बातें सरकार तक पहुंचाना, सरकार की बातें जनता तक पहुंचाने का काम कौन करता है? पार्टियां करती है। पार्टियों के बारे में आगे और बात करेंगे, काफी सारी बात करेंगे, ठीक है। पार्टी को बच्चों दल बोलते हैं, लेकिन मैं पार्टी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आम बोलचाल की भाषा में हम दलों को पार्टी ही कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में अब आ जाते हैं ऊपर वाले पॉइंट पे। अब हमने काम समझ लिए, तो अब हम ये समझ जाएंगे कि हमें राजनीतिक दलों की जरूरत आखिर होती क्यों है। मतलब क्या जरूरत है कि राजनीतिक दल होने चाहिए? बिना राजनीतिक दल के भी तो काम चल सकता है। जैसे मैंने अभी एक बात बोली, निर्दलीय, मैं अकेली भी तो लड़ सकती हूँ, पार्टी की क्या जरूरत है? वो जरूरत आज हम यहाँ से समझेंगे। देखो सोचो, आप थोड़ा सा दिमाग में जोर लगाना कि जो भी आजकल चल रहा है, मतलब अगर हम आधुनिक दल की बात करें जो अभी प्रेजेंट में चल रहे हैं, राजनीतिक दलों के बिना क्यों नहीं चल सकते? ठीक है, क्या कोई निर्दलीय नहीं लड़ सकता? निर्दलीय का मतलब होता है बच्चों अकेले, ठीक है। क्या कोई निर्दलीय नहीं लड़? आपको इस तरीके के वर्ड्स याद रखने हैं, क्योंकि जब तक पता सब कुछ है, लेकिन इस तरीके के जब तक आप इस तरीके के वर्ड्स नहीं लिख कर आओगे ना, राजनीतिक में जो प्रयोग होते हैं, ठीक है, तो बहुत दिक्कत रहेगी, एग्जामिनर आपके नंबर काट लेंगे, ठीक है। देखो पॉलिटिकल पार्टी के बिना लोकतंत्र का क्या होगा? लोकतंत्र होता है कि जैसे डेमोक्रेसी, जैसे अभी हमारे भारतवर्ष में डेमोक्रेसी है, ठीक है। चलो अगर सब स्वतंत्र उम्मीदवार हों, यानी सब स्वतंत्र लड़ें, सब अपने अपने, मैं किसी पार्टी से नहीं लड़ना चाहती, मैं खड़ी हो गई, आप खड़े हो गए, और आपके 10-12 दोस्त खड़े हो गए, 15 दोस्त खड़े हो गए, सब खड़े हो गए कि चलो भाई सब लड़ते हैं, ठीक है। तो कैसी सिचुएशन होगी आप सोचो जरा। सब कोई बड़े बदलाव के लिए नहीं लड़ेगा, या कोई बड़े बदलाव के लिए काम नहीं करेगा। सब किसके लिए काम करेंगे? सिर्फ अपने क्षेत्र के लिए। मैं काम करूंगी, अभी मैं जहाँ रहती हूँ मैं सिर्फ वहाँ के लिए काम करूंगी, ठीक है। आप मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं तो आप केवल दिल्ली के लिए काम करेंगे, कोई आगरा में रह रहा है तो वो केवल आगरा के लिए काम करेगा, आगरा के लिए भी नहीं काम करेगा। आगरा में भी कितनी सारी कॉलोनीज हैं, तो वो वहाँ पे जितनी कॉलोनीज होंगी, जहाँ जहाँ से जो जो खड़ा होगा वो सिर्फ वहाँ के लिए काम करेगा। कोई देश के लिए काम नहीं करेगा अगर सब स्वतंत्र खड़े हो जाएंगे तो। समझ रहे हैं? सब निर्दलीय खड़े हो जाएंगे तो कोई देश के लिए बड़े मुद्दों पर काम नहीं करेगा। तो अच्छा, उसके बाद में अगर कोई बड़ी चीज हो जाती है तो कोई उसके लिए जवाबदेह नहीं होगा। कौन आंसर करेगा? मतलब आप मेरे ऊपर डाल देंगे, मैं आपके ऊपर डाल दूंगी, वो किसी और के ऊपर डाल देगा, वो कोई आंसर नहीं करेगा, ठीक है। अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है तो कौन जवाब देगा? आज अगर देश में कुछ गड़बड़ हो जाती है तो बीजेपी सरकार, क्योंकि अभी इस टाइम बीजेपी रूलिंग पार्टी है, ठीक है, तो वो उनके लिए जवाबदेह है। लेकिन उस सिचुएशन में कोई भी जवाबदेही किसी की नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद लेकिन देश का कोई मतलब देश का कोई उत्तरदायित्व ही नहीं होगा। उत्तरदायित्व समझते हैं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं होगी किसी की। भारत जैसे देश में पॉलिटिकल पार्टी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भारत जैसे देश में क्यों? क्योंकि देखो बच्चों, भारत देश में बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेजेस के लोग रहते हैं। आपको पता ही है कि कितने सारे अलग लैंग्वेज के लोग रहते हैं। हमारे यहाँ जातिवाद भी बहुत ज़्यादा है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई अपर कास्ट है, कोई लोअर कास्ट है, और भी बहुत सारे, मतलब इनमें बहुत सारी कैटेगरीज हैं। तो भारत देश में क्या दिक्कत है? लैंग्वेज बहुत सारी है, एक तो जाति का बहुत बड़ा मैटर है, सबकी जो थॉट्स हैं, सबके जो विचार हैं, सबके जो सोचने का तरीका है वो बहुत अलग अलग है।
सबसे बड़ी बात डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, सब अपने अपने तरीके से काम कर सकते हैं, सबको अपना नेता। अब इसमें चाहिए क्या कि सबको अपना अपना एक अलग नेता मिल जाएगा। अगर सब लोकतंत्र के हिसाब से लड़ें, आप सोचो कि सब कोई किसी दल से नहीं लड़ रहा है, सब निर्दलीय लड़ रहे हैं, सब अकेले अकेले लड़ रहे हैं, तो सबको अपना अपना एक नेता मिल जाएगा, सबकी अपनी अपनी चलेगी। कोई भी बहुत मतलब जो डेमोक्रेसी है ना वो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी। तो हर जगह से प्रॉब्लम्स को मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएंगी और मुद्दों को सुलझा भी नहीं पाओगे आप, इतनी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी अगर राजनीतिक दल ना हो तो। ठीक है, अब होता क्या है, राजनीतिक दल के होने से क्या बदलाव आता है वो समझते हैं। देखो, जब कोई होता है कि कुछ पार्टीज बन गई, अभी जो मुझे नाम याद आ रहे हैं मैं उनके नाम ले लेती हूँ, बड़ी बड़ी पार्टीज के, जैसे कांग्रेस पार्टी है, एक बीएसपी है, एक बीजेपी पार्टी है, ये पार्टीज हैं। ठीक है, इनमें मान लीजिए कि 10-10, 15-15 लोग जो सेम सोचते हैं, जिनकी सोच एक जैसी है, चीज़ों को लेकर समझने का तरीका एक जैसा है, वो सब एक तरफ हो जाते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि हम बीजेपी पार्टी की बात करते हैं, बीजेपी पार्टी में अलग अलग जगह से अलग अलग लीडर्स खड़े होते हैं, जैसे कोई तमिलनाडु में हो गया, कोई उत्तर प्रदेश में हो गया, कोई राजस्थान में हो गया, कोई पंजाब में हो गया। ठीक है, तो वहाँ के लोग वहाँ के मुद्दे लेकर आते हैं। जैसे अगर तमिलनाडु की बात करें तो बीजेपी का कोई नेता मान लीजिए तमिलनाडु से खड़ा हुआ है, तो वो तमिलनाडु में जितने भी मुद्दे होंगे वो उनको रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, वो उस लैंग्वेज को बता रहे होंगे। ठीक है, वो उसको अच्छे से समझ पाएंगे कि वहाँ क्या दिक्कतें चल रही हैं। यूपी में बैठा बंदा थोड़ा ना बता पाएगा कि तमिलनाडु में क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं। समझ गए आप? तो दलों से ये फायदा होता है और दल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें कोई रिप्रेजेंट करने वाला चाहिए। भाई इतनी जनसंख्या में इतनी जनता है, हम सब तो इतने सारे हैं। ठीक है, तो अगर सब खड़े हो गए तो नहीं चल पाएगा। ठीक है, हमको कोई रिप्रेजेंट करने वाला चाहिए ही चाहिए। अब अगर हम बात करें भारतवर्ष में राजनीतिक दलों की, तो बच्चों आपको पता है भारतवर्ष में 750 से ज़्यादा राजनीतिक दल हैं। कितने? 750 से ज़्यादा राजनीतिक दल हैं। ठीक है, जो चुनाव आयोग में पंजीकृत कराने वाले दल हैं 750, तो जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है उनकी, जिसमें से मैं और आप तो मुझे लगता है कि 4 से 5 पार्टीज के ही नाम जानते हैं। ठीक है, अगर आप लिख के देखना 10 पार्टीज के नाम भी आप थोड़ा सा मुश्किल से ही लिख पाओगे। ठीक है, तो 4 से 5 में, लेकिन हर दल चुनाव में चुनौतियां देने के लिए तैयार नहीं होता, इसीलिए हम उन्हें नहीं जान पाते। कुछ छोटी छोटी पार्टीज होती हैं, कभी उभर के ही नहीं आ पाती हैं। ठीक है, तो ये सारी दिक्कतें आती हैं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं, कार्य तो हम पढ़ चुके हैं, ज़रूरत हमने देख ही लिया। इसके बाद में कितने राजनीतिक दल है मैंने आपको बता दिया अभी कि 750 से ज़्यादा राजनीतिक दल हैं। ठीक है, अच्छा आ जाते हैं अब हम बात करने। देखो, अभी हमने यहाँ पढ़ा कि 750 से ज़्यादा राजनीतिक दल हैं, लेकिन वो किस कैटेगरी के होते हैं? अगर हम राजनीतिक दल की बात करें तो देखो कौन कौन से हो सकते हैं, किस किस तरीके के हो सकते हैं। अगर हम देखें तो सबसे पहले हो सकता है वन पार्टी सिस्टम। इसको आप इंग्लिश में ही समझना, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बट क्या पूछा जाएगा वो मैं आपको बताती हूँ। वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम, और मल्टी पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी। ठीक है, देखो सबसे पहले मैंने लिखा वन पार्टी सिस्टम। वन पार्टी सिस्टम क्या होता है? इसमें एक ही दल को सरकार बनाने का अधिकार होता है। कोई और, जैसे हमारे यहाँ क्या है कि कोई भी खड़ा हो सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है। ठीक है, कोई भी खड़ा, लोकतंत्र है भाई, जिसका मन होगा वो खड़ा हो गया। लेकिन वन पार्टी सिस्टम में सबको अधिकार नहीं होता। इस तरीके की सरकार चाइना को में देखने को मिलती है। वन पार्टी सिस्टम कहाँ पर देखने को मिलेगा आपको? चाइना में। कहाँ पे? चाइना में। टू पार्टी सिस्टम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होते हैं, जैसे हम यूएस और यूके की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं हम? यूएस और यूके की। एक सेकेंड, हाँ देखो मैं यहाँ लिख देती हूँ यूएस और यूके। यूएस और यूके में क्या है, दो ही पार्टीज हैं,
तो होता क्या है, कभी एक पार्टी आ जाती है, अगली साल अगर उसका काम अगले 5 साल बाद अगर उसका काम जनता को पसंद नहीं आता तो वो दूसरी पार्टी को वोट देती है, क्योंकि जनता के पास और ज़्यादा ऑप्शंस ही नहीं है। और मल्टी पार्टी सिस्टम आप जानती है जैसे हमारे भारतवर्ष में कि बहुत कोई भी अपनी पार्टी बना सकता है, चुनाव होता है और कोई एक उनमें से मतलब कोई सबने अपनी पार्टीज बनाई, कोई एक जीतता है और वो पावर में आ जाती है, जैसे इंडिया में ऐसा होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी को भी। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में जो आगे नेक्स्ट आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो देखिए क्वेश्चन तो नेक्स्ट है राष्ट्रीय दल, लेकिन उससे पहले मैं आपको आपकी बुक में एक दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे देख रहे हो आप, ठीक है, एक कार्टून बनाया गया है जिसमें क्या है एक बार पढ़ लेते हैं। मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जैसे इस तरीके की चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए तो आपको मज़ा आएगा। 27% कनाडावासी मानते हैं कि लिबरल्स को सत्ता में होना चाहिए। 35% कनाडावासी मानते हैं कि कंजर्वेटिव्स को सत्ता में होना चाहिए और 98% कनाडावासी मानते हैं कि सभी नेताओं को एक बहुत बड़ी कार की डिग्गी में बंद करके उसे निकाया जलप्रपात में फेंक देना चाहिए। 98% लोगों का कनाडा में ऐसा मानना है कि सभी नेताओं को गाड़ी में बिठाओ और इनको एक झरने के ऊपर से धक्का दे दो। ठीक है, वो इतना ज़्यादा मतलब खुश नहीं है, मतलब बिल्कुल भी खुश नहीं है अपने जो भी उनके यहाँ जैसा भी माहौल चल रहा है पॉलिटिक्स का उससे। राष्ट्रीय दल क्या होते हैं, आपकी टर्म 2 के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है ये वाला। ठीक है, क्या होता है राष्ट्रीय दल? देखो, हर पार्टी को निर्वाचन आयोग में पंजीकृत कराना होगा। सबसे पहली बात, अगर आप एक राष्ट्रीय एक नेशनल पार्टी बनना चाहते हैं, एक बनाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले कहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे दिखा देती हूँ। देखो ये सब कुछ वैसे तो इस पे लिखा ही हुआ है। देश की हर पार्टी को निर्वाचन आयोग में अपना पंजीकृत कराना होता है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा अगर आप नेशनल पार्टी बनाना चाहते हैं तो। उसके बाद में दूसरा फिर इलेक्शन कमीशन में रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। उसके बाद आपको इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर मतलब जो निर्वाचन आयोग या इलेक्शन कमीशन एक ही बात होती है, वो मैंने बस आपको इंग्लिश में बता दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। उसके बाद में एक इस्टेब्लिश पार्टी, अगर आप जीत जाते हो, आप इस्टेब्लिश हो जाते हो, तो कुछ फैसिलिटीज़ देते हैं। क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं? आपको एक सिंबल मिल जाता है। ठीक है, जैसे आप जानते हैं कि कांग्रेस का सिंबल क्या है, या आप जानते हैं बीजेपी का कमल का फूल बीजेपी का सिंबल है। ठीक है, तो इस तरीके का आपको फैसिलिटी मिलती है कि आपको एक सिंबल मिल जाता है। चुनाव आयोग के स्पष्ट नियमों का पालन करना पड़ता है। आपको चुनाव आयोग के जो भी उनके नियम कानून होते हैं, हमको उनका पालन करना पड़ता है। अब ये यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ बच्चों, उसको याद रखना। ठीक है, क्या है, आप अगर कोई नेशनल पार्टी बनाना चाहते हो तो कम से कम 6%, कम से कम कितना, हाँ ये देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जब भी कोई पार्टी राज्य विधानसभा में चुनाव पड़े कुल मतों का 6% या उससे अधिक हासिल करती है और कम से कम 2 सीटों पर जीत प्राप्त करती है। साधारण शब्दों में समझा दूं तो कम से कम 6% वोट, कम से कम, उससे ज़्यादा है तो बहुत अच्छी बात है, बट कम से कम 6% वोट आपको लोकसभा चुनाव में मिलने चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, 4 राज्यों में, कितने राज्यों में? 4 राज्यों में विधानसभा में कम से कम 6% के वोट आपको मिलने चाहिए। ठीक है, तभी आप एक नेशनल पार्टी बना सकते हो। लोकसभा की अगर हम बात करें, ये बात तो हो गई कहाँ की? राज्यसभा की। लोकसभा की बात करें अगर हम, तो लोकसभा में 4 सीटों में कम से कम आपको जीतना चाहिए। ठीक है, कुछ मन से नहीं बता रही हूँ, आप यहाँ से भी देख सकते हो। 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव में पड़े कुल वोटों का 6% हासिल आपको करना होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें आपके क्षेत्रीय चुनाव की, ये तो बात हो गई नेशनल पार्टी की। इसके अच्छा, पहले पार्टीज के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी हमारी नेशनल पार्टीज हैं।
आपने इन सबके नाम सुने होंगे ज़्यादातर। पहली पार्टी का नाम आपको बताया गया है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। क्या है ये पार्टी? जब बनी थी वो कब बनी थी? 1 जनवरी 1998 को बनी थी, है ना। ममता बनर्जी ने इस पार्टी का नेतृत्व, उनके नेतृत्व में बनी थी। अच्छा ये बनी कब थी ये याद रखना, 1 जनवरी 1998 को। लेकिन इसे राष्ट्रीय पार्टी, नेशनल पार्टी के रूप में मान्यता कब मिली थी? 2016 में। बच्चों इतनी जल्दी नेशनल पार्टी बनाना पॉसिबल नहीं होता, मतलब उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो पार्टी बनी 1998 में और उसे एक राष्ट्रीय दल, नेशनल पार्टी कब बनाया गया? 2016 में। इस पार्टी का एजेंडा क्या था? मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, आप लोग समझ लेना, ठीक है। एजेंडा क्या था? इस पार्टी का जो एजेंडा था कि सब साथ रहें और सारी कास्ट, जातियां, सब कुछ समान है। मतलब हमें इसके इनका जो मेन मुद्दा है, ये हर पार्टी का एक मेन एजेंडा होता है। इनका मेन एजेंडा है कि हमें कास्ट के आधार पर या फिर हमें मतलब किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है। इस पार्टी का सिंबल आप देख ही रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जा सकता है कि आपको एक सिंबल दिखा दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि किस पार्टी का सिंबल है, तो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम दूसरी पार्टी की बात करते हैं, बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी क्या है? इसका सिंबल है एलिफेंट, हाथी। क्या है इसमें जो इस पार्टी का पहली बार तो गठन कब हुआ था वो देख लो, 1984 में ये पार्टी बनी थी, बहुजन समाज पार्टी, जिसमें दलित, आदिवासी, पिछड़ी जातियां और धार्मिक अल्पसंख्यक शामिल हैं और उन्हीं के लिए काम किया जाता है इस पार्टी में, ठीक है। दूसरी चीज, इसका जो गठन किसने कब, मतलब किसके द्वारा किया गया था? काशीराम। किसके द्वारा? काशीराम। तो इसमें कितने पॉइंट, ठीक है। आपको पता चल गया किसके लिए काम करते हैं? दलित के लिए, आदिवासी के लिए, पिछड़ी जातियों के लिए ये काम करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें किस महात्मा फूले, पेरियार, राधा स्वामी, ठीक है, इन बाबा साहेब अंबेडकर, इनके विचारों पर ये पार्टी काम करती है, ठीक है। इनके विचारों से काफी प्रभावित हैं। दूसरी चीज, यूपी में चार बार बहुजन समाज पार्टी ने अपनी सरकार बनाई है। तो इसमें हमने कौन कौन से पॉइंट पढ़े, फटाफट से याद, मतलब एक बार देख लेते हैं। पहली चीज कि इसका गठन कब हुआ था? 1984 में। किसके द्वारा हुआ था? काशीराम द्वारा। ये दलित, आदिवासी, पिछड़ी जातियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। महात्मा फूले, अंबेडकर साहब, राधा स्वामी नायकर के विचारों पर ये काम करते हैं और यूपी में 4 बार इन्होंने अपनी सरकार बनाई है, ठीक है। इसके बाद में जो अगली पार्टी है वो कौन सी है? हाँ जी, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी क्या है? देखो इनका सिंबल आपको पता है, कमल का फूल। इन बच्चों इनके सिंबल जरूर याद रखना। ये 1951 में बनाई गई थी। अच्छा एक चीज और, बहुजन समाजवादी पार्टी में एक चर्चित चेहरा है जिसको आप जानते होंगे, मायावती का, ठीक है। तो वो आप याद रखना। हाँ, आ जाते हैं भारतीय जनता पार्टी पे। भारतीय जनता पार्टी 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा इसको बनाया गया था, इसका गठन किया गया था, लेकिन इसको पुनर्जीवित किया गया, यानी इसे दोबारा कब बनाया गया? 1980 में, ठीक है, याद रखना। इनका एजेंडा, इनका जो मेन एजेंडा है बच्चों, वो क्या चीज़ है? इनका जो मेन एजेंडा है वो क्या है? जम्मू और कश्मीर को भारत में मिलाना। इस पार्टी का जो मेन उद्देश्य है वो है जम्मू कश्मीर को भारत में मिलाना। ये जो पाकिस्तान के साथ जो भी लड़ाई झगड़ा है उसको ख़त्म करना। 2019 में लोकसभा चुनाव में, ये आप याद रख सकते हो और याद रखना भी चाहिए, शायद क्वेश्चन बन जाए क्योंकि लेटेस्ट है। हाँ, ये रहा, देखो क्या है, 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में 303 सीटें जीतकर सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी ये पार्टी। चलो आगे बढ़ते हैं, अगली पार्टी के बारे में बात करते हैं। कौन सी है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई। क्या है, कब बनी थी? 1925 में। 1925 में इसका गठन हुआ था। ये इधर इतना पॉपुलर पार्टी नहीं है, लेकिन केरल में, वेस्ट बंगाल में, पंजाब में, आंध्र प्रदेश में ये पार्टी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव पार्टी है, ठीक है। कहाँ कहाँ पर, मैं यहाँ दिखा देती हूँ। हाँ जी, देखो केरल, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में ये काफ़ी पॉपुलर पार्टी है, काफ़ी एक्टिव पार्टी है।
सबको बराबर कर दो, इनका ये मेन एजेंडा है। इनका बोलना क्या है कि गरीब, अमीर, कास्ट, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, सबको इक्वल कर दो, सबको समान कर दो। और ये मेन जो है वो किसानों के लिए काम करते हैं, किसानों और गरीब मजदूरों के लिए ये काम करते हैं। इसीलिए इनका ये जो आपको सिंबल दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, क्या बोलते हैं इसको, हैंसिया बोलते हैं, ठीक है। ये हांसिया, और यहाँ पे आप देख रहे हो कि फसल है, तो वो किसानों का सिंबल लेकर उन्होंने ये सिंबल बनाया हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं, इस पार्टी में इतना ही था। आगे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट क्या है, देखो CPIM। बच्चों सिंबल याद रखना। कब बनी थी पार्टी बनी थी 1964 में। कब बनी थी? 1964 में इसका गठन हुआ था। ये पार्टी पंजाब में, केरल में और त्रिपुरा में बहुत ही पॉपुलर पार्टी है, एक्टिव पार्टी है, वहां पर ये जीतती भी है। ये काम किसके लिए करती है? गरीबों के लिए, मजदूर के लिए, किसानों में इसकी काफ़ी अच्छी पकड़ बनाई हुई है। साथ में इनका एजेंडा है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिससे हमारे यहाँ फॉरेन कैपिटल आ सके और जा सके। क्या है इनका मेन एजेंडा? पता होना चाहिए, काफ़ी अच्छा एजेंडा है। इनका एजेंडा है कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बने जिसमें बाहर से, यानी फॉरेन कंट्रीज़ का जो भी कैपिटल है वो हमारे यहाँ आ सके और हम उनके साथ ना ट्रेड करेंगे, हमारा कैपिटल वहाँ जाए और उनका कैपिटल हमारे यहाँ पे आ सके। इसके बाद जो दूसरी पार्टी है वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसका हाथ का पंजा इनका सिंबल है। क्या है? ये सबसे पुरानी पार्टी है। जब हम आज़ाद हुए थे ना, आज़ादी के समय से ये पार्टी है। ये पार्टी बनी कब थी? 1885 में इस पार्टी का गठन हुआ था, जवाहरलाल नेहरू जी की उपस्थिति में। जवाहरलाल नेहरू जी की उपस्थिति में, अब उपस्थिति में क्या हुआ था? भारत को एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाने का प्रयास किया गया था। भारत में लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का प्रयास किया गया था, ठीक है। इनका जो एजेंडा है वो क्या है? इनका जो काम करने का एजेंडा है वो क्या है? अल्पसंख्यक व कमज़ोर वर्गों पर अच्छी पकड़ बनाना। और ये सच भी है कि कांग्रेस पार्टी ने जो अल्पसंख्यक हैं या फिर जो मजदूर हैं, गरीब कमज़ोर वर्ग है, उन पर अच्छी पकड़ बनाई हुई है। यह दल आर्थिक नीतियों का समर्थन पर इस नई आर्थिक नीति का कमज़ोर लोगों पर बुरा प्रभाव न पड़े। इनका जो एक और एजेंडा है वो क्या है कि अगर नई नीतियाँ बनती हैं, जो नई पॉलिसीज़ बनती हैं, उनका कमज़ोर वर्ग पर कोई गलत प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, याद रखना। इसके बाद एक आखिरी पार्टी और रह गई है, कौन सी? नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। क्या है ये नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी? देखो भाई, 1999 में पार्टी बनी थी। ये नाम से कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी है, ये नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है। इसमें क्या है? 1999 में बनी थी। इनका जो किस पे काम करते हैं? ये लोकतंत्र, गांधीवादी, धर्मनिरपेक्षता, समानता और सामाजिक न्याय पर काम करते हैं। इनका जो काम करने का तरीका है वो क्या है कि ग्रुप में काम करो, समाज के हित के लिए काम करो, गांधीवादी के लिए, मतलब जैसे गांधी जी के जो विचार थे उन पर काम करो, ऐसा इनका मानना, उसमें इनकी आस्था है। दूसरी चीज़, भारत में जन्मे लोगों को सरकार में स्थान मिलना चाहिए। इनका एक बहुत बड़ा वो है, आपको याद रखना है। हो सकता है कि केवल ये सिंगल लाइन देकर आपसे पूछ लिया जाए कि ऐसा कौन सी पार्टी का एजेंडा है, तो आप बोलेंगे यह पार्टी सरकार के प्रमुख पदों को सिर्फ भारत में जन्मे नागरिकों के लिए आरक्षित करना चाहती है। इनका वो मानना है कि जो अच्छे अच्छे पद हैं ना, मतलब जो अच्छे पदों से मतलब जो प्रमुख पद हैं, ठीक है, जो प्रमुख पद हैं उनको जो भारत में ही जिन लोगों का जन्म हुआ है उनके लिए आरक्षित करना चाहती है। कहाँ पर? आप एक चीज़ और याद रखना इसमें, महाराष्ट्र में प्रमुख ताकत होने के साथ साथ मेघालय, मणिपुर और असम में भी ये बहुत ज़्यादा एक्टिव पार्टी है। इनका जो सिंबल है वो क्या है? घड़ी है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज़ और, कि आप एक चीज़ समझना कि, अच्छा पहले एक चीज़ समझा देती हूँ, इसके बाद में ये तो बात हो गई, हमने किसकी बात करी? अभी हमने जो बात की है वो राष्ट्रीय पार्टियों की बात की है, जो नेशनल पार्टीज हैं उनके बारे में। क्षेत्रीय पार्टीज के बारे में बात करें बच्चों, क्षेत्रीय पार्टी बहुत सारी हो सकती हैं, इसका कोई नियम कानून नहीं है। इसमें बहुत सारी पार्टीज के हम नाम जानते भी और बहुत सारी पार्टीज के हम नाम नहीं भी जानते हैं।
इसमें से क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है आना, लेकिन फिर भी अगर आप समझना चाहते हैं तो मैं आपको समझा देती हूँ। देखो, अगर हम ये वाला जो एरो है ना, ये जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी पार्टीज हैं? जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू एंड कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी, जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर की बात हो गई। अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में शिरोमणि अकाली। ठीक है, हरियाणा की बात करें तो यहाँ हरियाणा में ये बोल रहे हैं इंडियन नेशनल लोक दल। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में आपने बहुत नाम सुना होगा आम आदमी पार्टी का। ठीक है, ये एक क्षेत्रीय पार्टी है, ये केवल दिल्ली में काम कर रही है। या जैसे पंजाब में शिरोमणि अकाली है, ये केवल पंजाब में काम कर रही है। इसी तरीके से जैसे आपने आम आदमी पार्टी का नाम सुना है, इसी तरीके से आपने और भी कुछ पार्टियों के नाम सुने होंगे। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, ये देखो उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर राष्ट्रीय लोकदल या समाजवादी पार्टी, आपने इनके नाम सुने होंगे। ठीक है, दूसरी चीज आप आगे देखो, यहाँ पे सिक्किम में कौन कौन सी पार्टियां हैं? सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट पे, जो ये आप यहाँ से देख लेना। ठीक है, कहाँ कहाँ कौन कौन सी पार्टीज हैं। वैसे यहाँ से मैं आपको एक चीज बता दूँ, यहाँ से जो क्वेश्चंस है वो कुछ ही लिमिटेड पार्टीज हैं जिनके बारे में पूछा जाता है। अब जैसे यहाँ पर आप देखोगे कि शिवसेना के बारे में बात हो रही है, तो आपको पता है कि महाराष्ट्र में है ये, तो इसके बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे नहीं लगता। इसके बाद में अब देखो, पार्टीज, इतनी सारी हमने पार्टियों के बारे में पढ़ा, लेकिन आप एक चीज और सोचो कि पार्टीज होती है ना, जो राजनीतिक दल होते हैं, इनके सामने भी बहुत सारी चुनौतियां होती हैं, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं जिनका इन्हें सामना करना पड़ता है। तो पहली चुनौती जो है वो, सबसे पहली चुनौती क्या है इनकी? पहली चुनौती है कि पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र का न होना। आंतरिक लोकतंत्र क्या होता है, देखो समझना एक बार, मैं थोड़ा सा यहाँ से पढ़ के बताती हूँ फिर आपको समझाती हूँ। पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र ना होना, सारी दुनिया में यह प्रवृत्ति बन गई है कि सारी ताकत एक या कुछ एक नेताओं के हाथ में सिमट जाती है। आप जानते हैं, आप किसी भी पार्टी का एक चेहरा मतलब अपने दिमाग में लेकर आओ और आप देखोगे कि उस पार्टी में आप 2 या 3 या 4 लोगों को ही जानते हैं, बाकी उन्होंने उस पार्टी के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन क्योंकि वहां पे लोकतंत्र नहीं है, इस वजह से वो कभी आगे ही नहीं आ पाते। ठीक है, कुछ पार्टी के नेता ये डिसाइड करते हैं कि ठीक है, आप मीडिया में बात करोगे, आप चुनाव लड़ोगे, आप वहां से जीतोगे, तो बाकियों को आप जान ही नहीं पाते। इसलिए पार्टियों के भीतर क्या है? लोकतंत्र नहीं है, पहला। इसके बाद में दूसरी चुनौती यहाँ से देख लेते हैं। देखो, हाँ जी, दूसरी चुनौती पहली चुनौती से ही जुड़ी है, वो है वंशवाद की चुनौती। बच्चों, वंशवाद की चुनौती क्या होता है? देखो आप, अपने ही लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिलती जाती हैं। कोई किसी का बेटा है तो उसको अपॉर्चुनिटी मिल गई, चाहे वो इस लायक है या नहीं है, या फिर कोई किसी का रिश्तेदार है तो उसको मतलब पावर मिल गई, वो पावर में आ गया। तो इस तरीके की दिक्कतें बहुत ज़्यादा पार्टी में देखने को मिलती हैं। इसके बाद में तीसरी चुनौती जो है वो है, हाँ, खासकर चुनाव के समय ये दिक्कत देखने को बहुत ज़्यादा मिलती है कि पैसा और अपराधी तत्वों को बढ़ती घुसपैठ, पैसा और अपराधी तत्वों की बढ़ती घुसपैठ। इसमें क्या होता है, आप जानते हैं कि जब भी रैलियां, चुनाव आते हैं, रैलियां निकलती हैं, तो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए होता है। तो जब पैसा चाहिए, पैसा या तो अरेंज हो जाएगा, आसानी से अरेंज हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो वहाँ से अपराध भी बहुत ज़्यादा फैलता है। क्योंकि पार्टियों की सारी चिंता चुनाव जीतने की होती है, हर पार्टी चुनाव जीतना चाहती है, इसके लिए कोई भी जायज़ या नाजायज़ तरीका अपनाया जाता है। बच्चों, बहुत अच्छी लैंग्वेज लिखी है आपकी एनसीईआरटी में, तो मतलब मैं तो आपको यही बोलूँगी कि इस वीडियो के साथ, वीडियो को तो सेव कर ही लेना, साथ के साथ एनसीईआरटी को एक बार रीड कर लेना, बहुत अच्छी बात है। और नहीं भी कर रहे हो ना, कोई बात नहीं, 1-2 बार वीडियो देख लो, 40 मिनट की वीडियो, कोई दिक्कत भी नहीं है। ठीक है, चौथी चुनौती क्या है इनके पास? चौथी जो चुनौती है वो क्या है? विकल्प ही नहीं है आपके पास में। क्या है कि जितनी भी पार्टीज है ना, उनके पास, हमारे जनता के पास में ना बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। आप अगर आपके यहाँ 2 या 3 या 4 एक्टिव पार्टीज हैं तो आपको उनमें से ही किसी को वोट देना पड़ेगा। उसमें से भी कोई पार्टी ऐसी हो सकती है जिसकी आपको पूरी उम्मीद है कि पार्टी जीतेगी नहीं, इसलिए आपका वोट खराब हो जाएगा। समझ रहे हैं? ठीक है, तो ये एक इनकी चुनौती है। अच्छा, अब हमने चुनौतियों के बारे में बात कर ली, हम चुनौतियां तो समझ गए। बच्चों, इनको देखना आपको मज़ा आएगा। आप मतलब मैं एक बार दिखा देती हूँ, आप ये वाला चित्र देखेंगे,
आप तो पहले से ही धन कुबेर हैं, फिर आप चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं? देखो कितने सारे नेता खड़े हुए हैं, दिख रहे हैं आपको, और ये यहाँ पर बोली लगा रहे हैं टिकट्स के लिए। तो कितनी 50 करोड़ की बोली लगाई, और वो बोल रहे हैं आप तो पहले से ही इतना पैसा है आपके पास, आप चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं? इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि चुनाव केवल पैसा जीतने के लिए लड़ा जा रहा है। ठीक है, अच्छा अब बात कर लेते हैं एक बार कि क्या इनको सुधारा जा सकता है? क्या इनको, ये जो इतनी दिक्कतें हैं, क्या इनको सुधारा जा सकता है? जीतने के बाद अगर पार्टी चाहे, मेरी बात समझना, जीतने के बाद अगर पार्टी का कोई सदस्य पार्टी चेंज करना चाहता है, जैसे मैं एक उदाहरण दे रही हूँ कि मान लीजिए कोई बीजेपी का नेता था, ठीक है, वो जीत गया, अब वो कांग्रेस पार्टी में जाना चाहता है, ठीक है, तो वो कांग्रेस पार्टी में जा तो सकता है, जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेमोक्रेसी है भाई, कोई कहीं भी जा सकता है, लेकिन वो जीत के साथ नहीं जा सकता, उसको जीत तो अपनी वहीं छोड़नी पड़ेगी, आपको दोबारा चुनाव लड़ना पड़ेगा, एमएलए या एमपीज बनोगे और वो पूरी प्रोसेसिंग दोबारा होगी, फिर से चुनाव होगा और आप फिर से वोट पड़ेंगे। अब डिपेंड्स कि कोई पार्टी को वोट दे रहा है या फिर आपको वोट दे रहा है। अगर कोई पार्टी को वोट दे रहा है तो आप नहीं जीतोगे क्योंकि आपने पार्टी छोड़ दी, बट अगर कोई आपके चेहरे पर वोट दे रहा है, उसको आपका काम पसंद है, ठीक है, तो आप चाहे किसी भी पार्टी में रहो, वो आपको वोट दे देंगे। इसके बाद में इनका जो दूसरा काम, मतलब कैसे सुधारा जा सकता है, दूसरा वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट एक एफिडेविट बनवाता है जिसमें क्या होता है, आपको एफिडेविट साइन करना पड़ता है कि किसी क्राइम में आपका हाथ नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपने मान लीजिए किसी नेता ने कोई क्राइम किया भी, लेकिन जिस समय आप चुनाव लड़ रहे हैं उस टाइम आप पर कोई केस नहीं चलना चाहिए, ठीक है, तो आपके ऊपर कोई केस नहीं होना चाहिए। आप सबसे मतलब ठीक है, आपने पिछला जो किया वो किया, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आज आप चुनाव लड़ रहे हैं तो आप वो नहीं कर सकते। हालांकि मतलब ये किस तरीके के लॉज हैं, छोड़ देते हैं इसको, ठीक है, उसमें सब कुछ लिखा जाता है उस एफिडेविट में, आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, जो आपके पास इनकम आ रही है, क्योंकि चुनाव में बहुत पैसा खर्च होता है, ठीक है, तो वो आपके पास पैसा कहाँ से आ रहा है, कहीं कोई गलत तरीके से तो नहीं आ रहा है, आपके पास कोई ब्लैक मनी तो नहीं है, वो सारी चीज़ें देखी जाती हैं। लॉज तो बहुत अच्छे बने हुए हैं हमारे उसमें, लेकिन वो अलग बात है कि इस पर कोई इतना ज़्यादा काम नहीं करता। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा पूरा चैप्टर। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, और उम्मीद क्या कर रही हूँ, मतलब मुझे पता है कि चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग था, काफ़ी मज़ेदार चैप्टर है। चैप्टर पढ़ लिया, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, नोट्स बना लिया, अच्छी बात है, वीडियो को सेव कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। और दूसरी सबसे ज़रूरी बात ये है कि बच्चों, मैं बीच में आपको कभी भी नहीं टोकती, क्योंकि मुझे लगता है कि बीच बीच में टोकने से मतलब आपका पढ़ाई का फ्लो ख़राब हो जाता है। बट मैं अभी कुछ दिन पहले चेक कर रही थी, आपको पता है केवल 85% बच्चे ऐसे हैं, 85% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। ठीक है, तो बच्चों प्लीज़ चैनल, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब करने में क्या प्रॉब्लम है, मतलब आपका कुछ जा तो रहा नहीं है, वो जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। ठीक है, 40 मिनट का वीडियो है, मतलब तो आप अच्छे तरीके से इस वीडियो को देख लेना, 40 मिनट में तो आप मज़ा आ जाएगा। ठीक है, चलो बाय बाय, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।